हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी को करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे, उसका चैप्टर नंबर 2, इसी तरह जो है सारे चैप्टर्स को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बाद में जो है मैं क्लास 7 और क्लास 8 का जो है मिक्सअप जो VBI इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है उसको भी एड ऑन कर दूँगी, आप लोग जो उसको भी देख लीजिएगा। एग्ज़ाम का जो है डेट फिक्स हो चुका है। एग्ज़ाम है आपका 14 दिसंबर को और 15 दिसंबर को। एग्ज़ाम का टाइम फिक्स है, 2 डेट में एग्ज़ाम होगी और टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम में 4-5 दिन ही बचे हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ना रिवीजन क्या कीजिए। अभी रिवीजन जितना कीजिएगा उतना चीज़ें जो है याद हो जाएगी, दिमाग में फिक्स हो जाएगा और क्वेश्चन जो देखिएगा आप लोग एग्ज़ाम में तो याद आ जाएगी चीज़ें। तो सब कुछ अभी ज़्यादा नई नई चीज़ों को नहीं पढ़िए, अभी जो है बस रिवीजन पे ध्यान दीजिए। कंटेंट बहुत अवेलेबल है, उतना ध्यान नहीं देना, जितना पढ़ लिए उसको बस याद रखिए। और जो मैं क्लास 6 और क्लास 7 और क्लास 8 की मैराथन जो मैराथन वीडियो है, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 से 2 तक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब कुछ करा दिया गया है। आप लोग जो है मैराथन वाले वीडियो को देख के एग्जाम देने जाइएगा, बेनिफिट जरूर करेगा। एग्जाम के बाद आप लोग आके जो रिव्यू दीजिएगा कि एग्जाम में आप लोगों को हेल्प हुआ कि नहीं हुआ मेरे वीडियो से, क्योंकि मैं भी यही सब जो नोट्स पढ़ के अपना एग्जाम दी थी और मेरा जो है सीटेट क्वालिफाई हो गया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 8 एनसीईआरटी नोट्स जो है पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? भारतीय संविधान। तो देखते हैं हमें जो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किसी देश को जो है संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो एक संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज की मौलिक प्रकृति क्या है, हमारे जो समाज में किस प्रकार की मौलिक प्रकृति है, इसको जानने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता हुई। संविधान की वजह से ही हम लोग जान पाते हैं अपने मौलिक अधिकार को, हमारे जो है समाज में किस प्रकार अधिकार, राजनीतिक अधिकार को, इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो है इस संविधान का निर्माण किया गया है। तो मौलिक प्रकृति को जानने के लिए, बताने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह के रूप में कार्य करता है, जिस पर देश के सभी व्यक्ति सहमत हो सके और वे चाहते हैं कि देश उन्हीं नियमों और सिद्धांतों पर चले। तो संविधान जो है नियमों और सिद्धांतों का एक समूह का रूप में कार्य करता है, जिस पर देश के सभी व्यक्ति का सहमत हो सके और वे चाहते हैं कि देश जो है उन्हीं नियमों और सिद्धांतों पर चले। तो संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक जो है समूह के रूप में कार्य करता है। संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को भी परिभाषित करता है। तो संविधान ही जो है किसी भी देश का राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार काम करता है, राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार के अधिकार का उल्लेख किया गया है, ये सब जो है संविधान में ही निहित होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर जो यहाँ संविधान, जो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या है, तो भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार हो सके। ये सब जो है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण है। कि हम कैसे जानेंगे कि भारतीय संविधान है, तो भारत को जो है एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और जो प्रत्येक नागरिक को यहाँ समान माना जाए और सभी जो है सरकार के में हिस्सेदारी का अधिकार हो। ये सब जो है संविधान के मुख्य लक्षण है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है, 1934 में संविधान सभा की मांग की गई। दिसंबर 1946 को यह मांग जो है गति प्राप्त किया। उसके दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा का ढांचा तैयार किया गया और टोटल 300 मेंबर जो है संविधान सभा में भाग लिए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर जो है एक पॉइंट, सभी लोकतांत्रिक देशों या राष्ट्रों के पास संविधान तो है, लेकिन संविधान के साथ सभी राष्ट्र लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना जो एक संविधान होता है, लेकिन संविधान के साथ जो है सभी राष्ट्र लोकतांत्रिक नहीं होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। नेपाल के बारे में बताया गया एनसीईआरटी बुक में। तो बेसिकली आप लोगों को नेपाल के बारे में क्या याद रखना है कि यहाँ जो था 1990 में यहाँ राजतंत्र था, मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, इसी को जो राजतंत्र कहा जाता है। तो नेपाल में जो 1990 तक यहाँ जो है राजतंत्र था, 1906 में राजतंत्र खत्म हो गया। 1990 में यहाँ राजतंत्र था और कब खत्म हुआ, तो 2006 में यहाँ राजतंत्र खत्म हो गया और 2015 में नए नियमों पर आधारित संविधान जो यहाँ बन गया। नेपाल के बारे में इसी जो बेसिक 3 पॉइंट को याद रखना है। फिर संविधान की विशेषताएं देखते हैं। संविधान की विशेषता में नंबर 1 पे आता है संघवाद। संघवाद क्या है? देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो, यही जो है संघवाद कहलाता है। जैसे भारत में राज्य स्तर पर भी सरकार है, केंद्र स्तर पर भी सरकार है और पंचायत स्तर पर भी सरकार है। ये सब उदाहरण है संघवाद का। तो बेसिकली संघवाद से क्या तात्पर्य है कि ऐसे देश में, जो देश में ज़्यादा स्तर पर सरकार हो, ऐसा देश जहाँ पर ज़्यादा स्तर पर सरकारें हो, ज़्यादा स्तर पर काम होता हो। तो भारत में भी जो है एक से ज़्यादा स्तर में काम होता है, ज़्यादा सरकार है। तो कहाँ कहाँ, तो भारत में राज्य स्तर पर भी काम होता है, केंद्र स्तर पर भी काम होता है और पंचायत स्तर पे भी काम होता है। तो भारत में क्या है? संघवाद है। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पे विशेषता में आता है संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति में क्या है कि सरकार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग द्वारा होता है। लोग मतलब खुद करते हैं अपने प्रतिनिधि का चुनाव। जैसे हम लोग वोट डालते हैं, वोटिंग अधिकार जो हम लोग को है, तो वही है सरकार के सभी स्तर का जो है, अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े जो स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्तर, इन सब स्तरों में जो हम लोग खुद अपना प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, सबको वोट डालने का अधिकार होता है। यही है संसदीय शासन पद्धति। शक्तियों का बंटवारा या पृथककरण का सिद्धांत, यह भी एक विशेषता है।
संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 जो है न्यायपालिका। तो याद रखना है विधायिका का क्या काम है कि हमें हमारे जो निर्वाचन प्रतिनिधि, हम लोग जो अपना निर्वाचन प्रतिनिधि चुनते हैं वही है विधायिका। और कार्यपालिका क्या है कि कानून लागू करता है। न्यायपालिका क्या है? न्यायालयों की व्यवस्था, मतलब जो विधायिका और कार्यपालिका अपना काम ठीक तरीके से करती है कि नहीं करती है, इस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित, अपना नज़र जो रखती है वो न्यायपालिका का काम होता है। आप लोग इन 3 अंग को जो है समझ लिए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग ना हो। सरकार की जो किसी भी शाखा का द्वारा सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो, ये किस में बताया गया है? पृथक्करण का सिद्धांत में, कि सरकार की जो किसी भी शाखा का सत्ता का दुरुपयोग ना हो। उसके बाद सभी अंगों की शक्तियाँ जो है अलग अलग है और प्रत्येक अंग जो है दूसरे अंग को नियंत्रित करता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है विधायिका जो है कार्यपालिका पर निहित है और कार्यपालिका जो न्यायपालिका पे निहित है। मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी उस पर नज़र किसका रहेगा? तो उस पर नज़र रहेगा न्यायपालिका का। तो प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर जो नियंत्रण रखती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को ही जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग से बचाने के लिए कुछ लिखित अधिकार होना चाहिए, इसलिए इन्होंने जो है मौलिक अधिकार का निर्माण करवाया। तो मौलिक अधिकार क्यों बना? क्योंकि राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग ना हो और इसके लिए, इसके बचाव के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, इसलिए इसका जो निर्माण किया गया मौलिक अधिकार का। अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान में ऐसे अधिकार शामिल हैं जो उनके समूह की रक्षा कर सके। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी जो यहाँ पे बहुत सारी जो ऐसे अधिकार शामिल किए गए हैं जो उनकी समूह को जो रक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार जो है टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। इन 6 मौलिक अधिकार को जान लेते हैं। नंबर 1 समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक या शैक्षणिक अधिकार, उसके बाद नंबर 6 पे संवैधानिक उपचार का अधिकार। इन जो 6 पॉइंट्स को है आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6, उसमें से जो आप लोग को नाम याद रखना है। ये आप लोगों को आगे भी TRE 4 में जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा टीचर वाला, उसमें भी काम आएगा। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक या शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। उसका नोट यहाँ बताया गया है कि मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में और एक खंड है जिसका नाम क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में जो एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में 6 क्लास में 7th या 8th में जिक्र नहीं किया गया है, इसको हाई लेवल पे जिक्र किया गया, तो हम लोग उसको जो है जब TRE 4 का तैयारी करेंगे तो आप लोग उसमें पढ़िएगा। तो चैप्टर नंबर 1 होता है यहीं पे समाप्त। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 को दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो चैप्टर्स की वीडियो है मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।